वेलकम टू मानस स्टडीज। तो एज यू ऑल नो हमारा पहला चैप्टर चल रहा है और आखिरी क्लास में आप देख सकते हो हमने बात की थी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की। अलॉन्ग विद दिस मैंने आपको बताया था सॉलिड स्टेट क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स और वी कैन सी द फीचर्स ऑफ 5 states of matter. Okay, solid, liquid, gas, then plasma, then we had a discussion on बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो चलिए आज आगे चलते हैं और अगली चीज ये देखते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हमारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं, जिन बच्चों ने ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ ली है उनको बात समझ में आ रही होगी, लेकिन अगर जिन्होंने नहीं भी पढ़ी है तो उन्हें भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। विथ टाइम जब थर्मोडायनेमिक्स अपना स्टार्ट होगा एकदम अच्छे से बात की जाएगी। बस फिलहाल के लिए आप याद रखिएगा अपने पास जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं या जिन्हें बेसिकली थर्मोडायनेमिक स्टेट्स ऑफ फंक्शन बोला जाता है। अगर मैं बात करूं क्लोज सिस्टम की तो कितने होते हैं? 4, एस, पी, टी और वी। वी वॉल्यूम है, टी है टेम्परेचर, पी इज द प्रेशर और एस बोला जाता है एंट्रोपी। आप के लिए हो सकता है एंट्रोपी एक नई टर्म हो, बाकी तो प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम हम जानते ही हैं। तो एंट्रोपी विद टाइम डिस्कस कर लिया जाएगा। फिलहाल आप ये याद रखिए कि जो अलग अलग थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के, उनको चेंज करके आप किसी भी मैटर की स्टेट को क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। जनरली यहाँ पर मैं कौन से थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की चर्चा करने वाला हूँ? एक वी हैव टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर। वॉल्यूम और एंट्रोपी की यहाँ पर जनरली बात नहीं करेंगे, आगे चल के जरूर करेंगे लेकिन यहाँ पर नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टेबल इनटू ईच अदर विद द एक्शन ऑफ प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, बेसिकली वाटर। ओके, क्योंकि आप जानते हो वाटर एक सबसे सिंपलिस्टिक एग्जांपल है इस चीज को समझने के लिए। हाँ, लेकिन ये बात इक्वली एप्लीकेबल होगी हर प्रकार के मैटर के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने वाटर ले रखा है, आप कोई और कंपाउंड या मॉलिक्यूल ले सकते हो। मैंने वाटर ले लिया है क्योंकि वाटर सबसे सिंपलिस्टिक एग्जांपल है। यहाँ पर देखिए ये H2 की सॉलिड फॉर्म है, इसको ब्रैकेट में क्या लिखा जा सकता है? H2 सॉलिड। और ये है वाटर की ही लिक्विड फॉर्म H2 लिक्विड। और ये है वाटर की गैसियस स्टेट H2O गैस। आपको ये बात पता होनी चाहिए। अगर मैं सिर्फ इतने हिस्से की बात करूं, ध्यान से देखिएगा, अगर सिर्फ इतने हिस्से की बात की जाए, मैं H2O सॉलिड और H2O लिक्विड की ही अगर बात करूं, तो आप ये बात ध्यान देंगे कि H2O सॉलिड से जब लिक्विड में जाता है, मतलब बेसिकली बर्फ जब पानी में कन्वर्ट हो रही होती है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर और प्रेशर है यानी कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स है, वो क्या क्या होते हैं? तो टेम्परेचर आपको याद रखना है 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर क्या होता है? 1 atm होता है, जिसको आप जानते हैं। इसी को क्या भी बोल दिया जाता है? एक्सटर्नल प्रेशर भी बोल दिया जाता है, या वी कॉल इट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसकी जनरली वैल्यू अर्थ सरफेस या सी लेवल के ऊपर कितनी होती है? 1 atm होती है। और आप ये बात भी जानते हो, अगर सॉलिड से लिक्विड जा रहा है वाटर, तो इस प्रोसेस में जो आपकी हीट या इंथैल्पी होगी वो होती है पॉजिटिव। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ये भी आपको पता है। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन को जनरली बोल दिया जाता है मेल्टिंग, और वी कॉल इट फ्यूजन। मेल्टिंग या फ्यूजन बोल दिया जाता है। इसीलिए तो आपने एक बात अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ी है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर की फिजिकल फेज या स्टेट बताओ, तो आप क्या बोलोगे? जनरली बच्चे ये कह देते हैं कि कोई सॉलिड कह रहा होता है, कोई लिक्विड कह रहा होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। बट जो करेक्ट आंसर है इसका, 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर ना ही सॉलिड होता है कंप्लीटली, ना ही कंप्लीटली क्या होता है? लिक्विड होता है। बेसिकली वाटर और वाटर जो होता है, सॉलिड और लिक्विड का क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है। और इस टेम्परेचर के ऊपर जो भी आप हीट सप्लाई करोगे इस H2O सॉलिड को, उस जो H2O सॉलिड है, इस हीट को या इस टेम्परेचर को या इस एनर्जी को
कहाँ यूटिलाइज करता है? अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए, अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए, जिसको बेसिकली क्या बोला जाता था? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा करते थे यार। आपने डेफिनेटली ये बात पढ़ी होगी। और ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या चीज मेंशन हो रखी है आप देखिए यहाँ पर किसका साइन है। इस साइन को बोला जाता है इक्विलिब्रियम। क्लास 11 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के बारे में मैं यहाँ पर दो बातें और बताता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर इक्विलिब्रियम को मेंशन कर रखा है तो आप ये चीज देखिएगा, इसे थोड़ा सा मैं यहाँ पर इरेज करता हूँ। आप ये चीज देखिएगा, इतने हिस्से को क्या बोला जाता है? इक्विलिब्रियम बोला जाता है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है रिएक्शन क्या है? बाई डायरेक्शनल है। मतलब वो आगे भी जाएगी और पीछे भी जाएगी। मतलब H2O सॉलिड लिक्विड में भी जा रहा है, सिमिलरली H2O लिक्विड किस में भी कन्वर्ट हो रहा होगा, सॉलिड में भी कन्वर्ट हो रहा होगा। उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्रीजिंग। तो इसको तो हमें डिटेल में आगे बात करनी है, पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर। आपका क्या है? उस चैप्टर का नाम इक्विलिब्रियम है। लेकिन इक्विलिब्रियम, रिगार्डिंग इक्विलिब्रियम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूँ। जैसे हमने कहा सॉलिड से लिक्विड जाने में हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। मतलब इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H पॉजिटिव होगा। इक्विलिब्रियम पे आप याद रखिएगा, कोई भी इक्विलिब्रियम, अगर जैसे यहाँ पर बात करते हैं ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है? हीट एब्जॉर्ब हो रही है, एंडोथर्मिक है। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक है। जब हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर डिस्कस करेंगे, मैं उस दिन भी आपसे यही बात करूंगा। बेसिकली जो इक्विलिब्रियम है वो तीन तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, वन इज आयनिक इक्विलिब्रियम, जो आप कुछ पार्ट अपनी 10th क्लास में बेसिकली पढ़ते थे, 9 10 में याद कीजिए। अगर मैं आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करूं तो केमिकल इक्विलिब्रियम है, आयनिक इक्विलिब्रियम है, और कौन सा होता है अपने पास? फिजिकल या फेज इक्विलिब्रियम। मैं यहाँ पर बात कर रहा था आयनिक इक्विलिब्रियम की। कुछ बातें आप जूनियर क्लासेस में पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल याद कीजिए, आपने एसिड और बेस का क्लासिफिकेशन पक्का पढ़ा होगा। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो जनरली वाटर में क्या प्रोड्यूस करते हैं? H प्लस या H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं। और बेस क्या होते हैं? जो OH माइनस प्रोड्यूस करते हैं। ये आपने बात की होगी। एसिड और बेस का पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल लिटमस पेपर से। और साथ ही साथ आपने पीएच स्केल पढ़ी होगी, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस। तो ये बेसिकली क्या था? एक इतनी बड़ी यूनिट से इसका एलिमेंट्री आइडिया दे दिया जाता है, क्योंकि भाई इतनी बड़ी यूनिट तो बच्चों को बताई नहीं जा सकती। तो आयनिक इक्विलिब्रियम का बहुत एलिमेंट्री आइडिया आप वहां ले चुके हैं। एक आएगा अपने पास फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर जानते हैं, जो हम बात कर रहे हैं स्टो का सॉलिड से लिक्विड में जाना, स्टो लिक्विड का सॉलिड में आना, किसका पोर्शन है? बेसिकली ये फिजिकल इक्विलिब्रियम का पोर्शन है। मैंने इसलिए कहा था पहली जो आपकी यूनिट है वो क्या है? अलग अलग यूनिट की खिचड़ी है, कह सकते हो आप। ओके, यहाँ पर डेल्टा एच क्या होता है? निगेटिव। अब अगर हम आगे बात करें, अब आप इतने हिस्से को देखिएगा, लिक्विड और गैस। ये आप जानते हो H2O बेसिकली क्या है? लिक्विड है। और यहाँ पर क्या है? H2O गैस। H2O गैस, इसके कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है? हाँ, एक बात मैं उससे पहले और इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ। अगर हम इसकी बात करें सिर्फ H2O सॉलिड और H2O लिक्विड इक्विलिब्रियम में, अभी हम ये बात कर रहे थे, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्रीजिंग। इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्रीजिंग। इसीलिए तो आपने एक बात बहुत कॉमनली ये पढ़ी है कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन आप अक्सर ये भूल जाते हो कि 0 डिग्री सेल्सियस तो है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर क्या है? उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर इज अवर 1 atm। हम ये बोल सकते हैं जो वाटर है इट कैन हैव मल्टीपल मेल्टिंग पॉइंट। भैया वो डिपेंड करेगा आपका प्रेशर क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर। अगर 1 atm है तभी जाके वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। आप प्रेशर को 1 atm से बढ़ा दोगे या घटा दोगे, फिर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना नहीं रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगा। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। लिक्विड और गैस अगर इक्विलिब्रियम पर हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी टेम्परेचर और प्रेशर, जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हमारे, वो कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर ऑफ कोर्स हम सी लेवल या अर्थ के सरफेस पे, तो प्रेशर तो जनरली 1 atm ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब यहाँ से एक बात पता चलती है, एट 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस अगर मैं आपसे बात पूछता हूँ कि वाटर की कौन सी फिजिकल स्टेट होगी, तो आप ये नहीं कहोगे कि सर लिक्विड होगा या गैस होगा।
100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर क्या होता है, दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। H2O liquid is in equilibrium with H2O गैस। ठीक है, और वही बात है, इस टेम्परेचर पर आप जो हीट सप्लाई करोगे H2O लिक्विड को, वो उसका इस्तेमाल कहाँ करेगा, वो उसका इस्तेमाल करेगा अपनी फेज या स्टेट को चेंज करने के लिए। और इसी का नाम हम क्या दिया करते थे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आपने पढ़ा था, बेसिकली यही होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, मतलब यहाँ से हमें क्या बात पता चल रही है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर इक्विलिब्रियम है H2O सॉलिड और H2O लिक्विड का, और एट 100 डिग्री सेल्सियस भी क्या है, इक्विलिब्रियम है H2O लिक्विड और H2O गैस का। मतलब कि जो वाटर है वो प्योरली लिक्विड स्टेट में कौन से टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है, तो आप ये बात याद रखोगे 1 डिग्री सेल्सियस से लेके 99 डिग्री सेल्सियस तक वाटर जो होता है वो क्या होता है, प्योरली एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। 0 डिग्री सेल्सियस पर भी इक्विलिब्रियम होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर भी इक्विलिब्रियम होता है। और ऑफ कोर्स आप जानते हो लिक्विड से अगर गैस जा रहा है, इस प्रोसेस को वेपराइजेशन कहते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, जनरली आप वेपराइजेशन और इवेपोरेशन वाली टर्म को क्या कर देते हो, दोनों टर्मिनोलॉजी आपको लगता है कि सेम ही चीज है, लेकिन जैसे गैस और वेपर अलग अलग होती है, वैसे ही वेपराइजेशन और इवेपोरेशन भी क्या है, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। और गैस अगर लिक्विड में जा रहा है तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मतलब इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। ये बात आप याद रखेंगे। और हाँ, अपने पास एक तीसरा केस और हो सकता है। तीसरा केस इज अगर H2O सॉलिड इक्विलिब्रियम पर हो H2O गैस के साथ। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, कि एक ऐसा प्रोसेस जहां पर जो सॉलिड है वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाए, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए गैसियस स्टेट में विदाउट अटेनिंग या विदाउट अचीविंग द लिक्विड स्टेट। इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। और रिवर्स प्रोसेस को डीसब्लिमेशन कह सकते हैं, या आप कह सकते हो उसको डिपोजिशन। ठीक है, ऐसे ही हम बात भी कर रहे थे जो चौथी स्टेट ऑफ मैटर है। वैसे ज़्यादा ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, लेकिन आप जानते हो आप ये भी बना सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर यहाँ पर आपने कहा गैसियस स्टेट ऑफ मैटर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब थर्मोडाइनमिक वेरिएबल ही है, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कौन सी स्टेट आ जाएगी, प्लाज्मा आ जाएगी, और टेम्परेचर गिराओगे तो कौन सी स्टेट आ जाएगी, गैसियस स्टेट आ जाएगी। इसीलिए गैस से प्लाज्मा जाने को आप जनरली आयोनाइजेशन कह देते हो, और प्लाज्मा से गैस आते वक्त क्या बोल दिया जाएगा, उसको बोल दिया जाएगा डी आयोनाइजेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर फिगर के थ्रू वही मेंशन किया गया, और आप एग्जाम्पल भी जानते हो, एग्जाम्पल कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। जैसे H2 सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, मतलब बेसिकली अगर फ्रीजर में से मैं बर्फ उठा के लेके आया और मैंने कहाँ रख दिया उसको, कमरे में रख दिया या धूप पे रख दिया, आप जानते हो फ्रीजर के अंदर तो जनरली जो टेम्परेचर होगा लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, क्योंकि उसी के नीचे वाटर प्योरली किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, आइस आइस या H2O सॉलिड। लेकिन जैसे ही आप कमरे में उठा के लेके आओगे, जो ट्रे होता है जिसमें फ्रीजर के अंदर बर्फ जमी रहती है, अब आप रूम टेम्परेचर पे लेके आ गए, टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से तो बढ़ ही गया भाई, 25 डिग्री सेल्सियस या वट एवर टेम्परेचर जो भी है, तो अब क्या हो जाएगा, बर्फ पानी में पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। तो एक इसका एग्जांपल है, दिस इज द एग्जांपल मेल्टिंग या फ्यूजन। वैसे लिक्विड से सॉलिड जाते हो, मैंने एक गिलास पानी फ्रीजर के अंदर रख दिया तो क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगी कुछ टाइम बाद। ऐसी एग्जांपल आप जानते हो गैस से लिक्विड में आने का और लिक्विड से गैस में जाने का। लिक्विड से गैस में जाने का एग्जांपल हम जानते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप पानी गर्म करते हो या चाय बनाने के लिए, कॉफ़ी वट एवर जो भी आप बना रहे हो, तो क्या लिक्विड से गैस स्टेट में जा रहा है। गैस से लिक्विड स्टेट में जाने के लिए आप सब जानते हो वाटर साइकिल है, आपने वाटर साइकिल देखी होगी। वाटर साइकिल के बारे में अपना जूनियर क्लासेस में पक्का पढ़ा होगा। वाटर साइकिल बेसिकली इसी बात का एग्जांपल है। ऐसी H2 सॉलिड से H2 गैस जाने के भी बहुत
कॉमन एग्जांपल हम एनकाउंटर करते हैं वाटर के केस में, या एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमने कहा था कि सॉलिड से अगर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो आपने वो देखी होंगी कैम्फर देखा होगा, कपूर। कभी भी जब पूजा पाठ होती है घर में, तो जो कैम्फर जलाया जाता है, कपूर बेसिकली क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस स्टेट में जाता है। या जो हमारी नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, जनरली वॉशरूम्स में इस्तेमाल की जाती है, टॉयलेट में इस्तेमाल करती है, नेफ्थलीन बॉल्स भी क्या होती है, वो डायरेक्टली सॉलिड से में कन्वर्ट हो रही है, गैस में कन्वर्ट हो रही है। तो सब किसका एग्जाम्पल है, सब्लिमेशन का है। सिमिलरली आप और एग्जाम्पल भी देख सकते हो, H2O के केस में भी सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाना, या गैस से सॉलिड में जाना। चलिए, हमने यहाँ पर जो बात कर रखी है, मैंने ये बात कही भी है, जो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है, इसमें जो आखिरी पोर्शन जो आता है अपना, कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल को कंट्रोल करके या चेंज करके मैटर की क्या की जा सकती है, स्टेट, फिजिकल स्टेट या फेज चेंज की जा सकती है। ये जो आपका पोर्शन होता है ना, ये जनरली किसके साथ डील करता है, ये डील किया जाता है जब हम फिजिकल इक्विलिब्रियम को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वहां से लिंक्ड है। आगे चलते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर। तो आपको याद भी होगा, आप शुरुआती लेक्चर्स रिवाइज करके आएंगे, आप पीछे के लेक्चरों में देखना, हमने बात करी थी मैटर के केमिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर। आपको ये बात याद होगी, केमिकल क्लासिफिकेशन बेसिकली मैटर का क्या होता है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस आपको याद होगा, प्योर सब्सटेंस फर्दर क्या होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो यहाँ पर उसी की बात की जा रखी है, उसी की बात की गई है कि आपका प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस देखिए क्या कह रहा है, दीज आर फिक्स्ड कंपोजिशन एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट, आई एम सॉरी, प्योर सब्सटेंस क्या कह रहा है, दीज आर फिक्स्ड कंपोजिशन and their constituent particles cannot be separated by sorry physical methods। आगे चल के हम बात करने वाले जो प्योर सब्सटेंस है, मतलब जब हम मिक्सचर पढ़ेंगे उसमें भी डेफिनेशन, मतलब उसमें भी किसकी नॉलेज चाहिए होती है, प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस आप ऐसे समझिए, जैसे हमने कहा एलिमेंट्स है या कंपाउंड्स है, इनके अंदर जो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो भी प्रपोर्शन होगा या रेशियो होगा, वो फिक्स रहने वाला है। और जनरली इनको फिजिकल मेथड से क्या नहीं किया जा सकता है, क्लासीफाई नहीं किया जा सकता। एलिमेंट्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा आइडिया एटम्स का ले लेते हैं, क्योंकि ये बात आपको पता है, एटम्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो जनरली क्या बनता है, एलिमेंट्स। फिर आप जानते हो एलिमेंट्स के आपस में कॉम्बिनेशन की वजह से वी हैव कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स बनते हैं। भाई जनरली ये बोल दिया जाता है कि एलिमेंट्स, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करोगे तो उसे क्या बोल दिया जाता है, कंपाउंड है। या जब सेम तरीके के एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। आपने जो भी पीरियोडिक टेबल अपनी देखी है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एक्सेट्रा, सबके सबके एलिमेंट ही तो है। और एटम बोला जाता है कि किसी भी मैटर की सबसे छोटी यूनिट होती है जो किसी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करती है। ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है, एटम्स। जो कि जनरली क्या होती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। आगे चल के हम सेकेंड चैप्टर में जब एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जे थॉमसन साहब का भी यही था मॉडल, उन्होंने भी यही कहा था, एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है उतनी ही प्रोटॉन की संख्या होती है। और आप ये बात भी जानते हो, किसी केमिकल रिएक्शन में एटम्स हमेशा क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। क्योंकि आगे चल के जब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हम कहते हैं कि भाई मास कंजर्व रहता है जनरली मैक्रोस्कोपिक रिएक्शन में, वो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है किस चीज का, कि एटम्स कंजर्व रहते हैं जनरली किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, एटम्स के बारे में ये थोड़ी सी हमने बात करी। एटम्स फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है और कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो अब बात करते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स के बारे में भी वही बात लिखी है, हमने भी काफी कुछ बात कर ली। बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर और प्योर केमिकल सब्सटेंस which is made up of same or single type of atoms and cannot be broken into simpler substances by chemical reaction. Or in other words, we can say elements
The atomic number and atomic mass of the respective atom should be same, or the number of subatomic particles, that is electron, proton and neutron, should be same in the respective atoms from which element is forming. जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल देखिए, ये बोल रहा है, मैं आपको इसको इस पूरी चीज को सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। अब आप ये बात जानते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा हाइड्रोजन का एलिमेंट है। अब ये बात आपको पता चल रही है कि एलिमेंट एटम से मिलके बने रहेंगे। क्वेश्चन ये आता है कि किसी एलिमेंट में जनरली कितने एटम्स होंगे। तो बहुत सिंपल सा आंसर तो यही है कि हम कह सकते हैं 10 टू इनफाइनाइट। आप कोई भी एक नंबर बोलोगे, 1 ट्रिलियन होते हैं, 1 जिलियन होते हैं, 100 बिलियन होते हैं, तो लगभग लगभग कह सकते हैं कि भाई 10 टू इन्फिनिटी है। हम यहाँ पर सिर्फ 2 एटम्स कंसिडर करते हैं और अपनी बात को समझते हैं। अगर मैंने कहा हाइड्रोजन का एलिमेंट बन रहा है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास होगा, आगे चल के बात की जाएगी एटॉमिक नंबर की, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास या मास नंबर भी 1 होता है। अगर मुझे हाइड्रोजन का एलिमेंट बनाना है, तो जिन एटम्स से मिलके हाइड्रोजन का एलिमेंट बन रहा होगा, उनकी भी प्रॉपर्टीज क्या होगी, इस एलिमेंट की जैसे ही होंगी। और जनरली ये डेफिनेशन किसने दी थी, डाल्टन साहब ने दी थी। ये भी एक बड़ा कारण था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की फेल होने का। तो अगर मैं 2 एटम हाइड्रोजन के कंसिडर करता हूँ, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट, इनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भी वही होना चाहिए जो इस एलिमेंट का है। या ये भी बोला दिया जा सकता है कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की संख्या एलिमेंट में होगी, वही होनी चाहिए उन कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में जिससे मिलके कि कोई एलिमेंट बन रहा है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, इलेक्ट्रॉन इज 1, प्रोटॉन इज 1 और न्यूट्रॉन क्या है 0। इनमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, सेम है। अगर इसके अपोजिट मैं यहाँ पर ये बोलूं कि मैं हाइड्रोजन का एलिमेंट बना रहा हूं और मैंने एटम्स कुछ ऐसे कंसिडर कर लिए, एक को बोला 1H1 और दूसरे को बोला 1H2, तो जनरली जो ओल्ड डेफिनेशन है एलिमेंट की, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर फेल हो जाएगी। क्योंकि आप बोलोगे यहाँ पर तो भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 1 1 0 है, या एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है। लेकिन आप इसको देखिए, ये तो क्या हो गया, 1H2 हो गया कि नहीं हो गया, मतलब यहाँ पर एटॉमिक मास 2 हो गया, जबकि एलिमेंट के अंदर एटॉमिक मास क्या है, 1 है कि नहीं है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशन यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि भाई ये एटम भी हाइड्रोजन के एटम को, हाइड्रोजन के एलिमेंट को बनाएगा, क्योंकि आप जानते हो उसको जनरली क्या बोल दिया जाता है, हैवी हाइड्रोजन। आगे चल के हम बात करेंगे इसके बारे में। ये बेसिकली क्या है, हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है। हाइड्रोजन का क्या है, आइसोटोप है। इसी वजह से तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल हो जाती। इस बात से ये भी पता चलता है कि जब डाल्टन साहब अपनी थ्योरी दे रहे थे एटम की, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उस टाइम पर उन्हें आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में पता नहीं था। तो खैर, इस सब कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए जो मॉडर्न डेफिनेशन दी जाती है एलिमेंट की, वो दी गई है। जो मॉडर्न डेफिनेशन यहाँ पर लिखा भी है, जो मॉडर्न डेफिनेशन दी गई है एलिमेंट की, किसके बेसिस पे दी गई है, जब ऑलमोस्ट बोल सकते हो 1914 के आसपास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो भी आज आप पढ़ते हो वो हमें मिली, जिसे बेसिकली किसने दिया था, हेनरी मॉसले ने। उसके आने के बाद एलिमेंट की डेफिनेशन को रिवाइज किया गया और ये बोला जाता है कि एक ऐसी केमिकल स्पीशीज होती है जिसकी पीरियोडिक टेबल में क्या होती है, एक डेफिनेट पोजीशन होती है, उसका एटॉमिक नंबर फिक्स होता है पीरियोडिक टेबल में। वही बात लिखी है यहाँ पर, एलिमेंट्स आर सच केमिकल सब्सटेंस व्हिच हैज फिक्स्ड एटॉमिक नंबर, दैट इज एक फिक्स्ड पोजीशन होगी किसके अंदर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये किस कंफ्यूजन को बेसिकली क्लियर करने के लिए था, ये उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए था कि भाई क्या जो एलिमेंट फॉर्म हो रहा है जरूरी है कि सेम ही तरीके के एटम्स हो, नहीं। आगे चल के हम कल के दिन ये बात करेंगे, अगर हाइड्रोजन का एलिमेंट है तो ये भी हाइड्रोजन का एलिमेंट है, ये भी हाइड्रोजन का ही एलिमेंट है और ये भी तो हाइड्रोजन का एलिमेंट ही है। तो पुरानी डेफिनेशन तो फेल होगी भाई यहाँ पे, क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कहाँ सेम है इन सब में। इसे प्रोटियम बोला जाता है, इसको बोला जाता है ड्यूटीरियम या हैवी हाइड्रोजन, और उसको बोला जाता है ट्रीटियम। तो जब आइसोटोप और आइसोबार्स के बारे में पता चला साइंटिफिक कम्युनिटी को,
जो पुरानी डेफिनेशन है वो फेल होगी, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का सहारा लेना पड़ा एलिमेंट को एक मॉडर्न तरीके से, एडवांस तरीके से डिफाइन करने के लिए। ठीक है, अगली क्लास में हम बात करेंगे कंपाउंड की। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।